पीएम मोदी के कार्यकाल में देश तेज गति से विकास कर रहा है। पीएम मोदी जहां काम करके दिखा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं। लगातार आ रहे सर्वे में पीएम मोदी टॉप पर बने हुए हैं और कहा जा रहा है कि अभी चुनाव हुआ तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला सकती है, वहीं कांग्रेस की सीटें घट सकती है। देश में यूजीसी विवाद, ईयू के साथ मुफ्त व्यापार समझौता, बांग्लादेश में अस्थिरता और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले देश का मिजाज वाला सर्वे सामने आया है। सी वोटर की तरफ से किए गए इस सर्वे के अनुसार आज अगर देश में चुनाव हुआ तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सर्वे के अनुसार बीजेपी को 280 तो कांग्रेस को 80 सीटें मिलने की बात कही गई है इस सर्वे में। वहीं अन्य दलों को 176 सीट मिलने की बात कही गई है। इंडिया टुडे के लिए किए गए सर्वे में गठबंधन के हिसाब से एनडीए को 352 सीट मिलने की बात कही गई है। वहीं इंडिया गठबंधन को 180 के आसपास सीटें मिलने की बात कही गई। वहीं अन्य दलों को एक हाथों में 9 सीट मिलने की बात कही गई। सर्वे में सीटों के साथ ही विभिन्न दलों को मिलाने वाले वोटों का अनुमान भी व्यक्त किया गया। बीजेपी को 41% वोट मिलने की बात कही गई है, कांग्रेस को 20% वोट मिलने की बात कही गई है। सर्वे में अन्य के खातों में 39% वोट मिलने की बात कही गई। इस सर्वे में राजनीतिक स्थिरता भारत के लिए अहम क्यों है विषय पर सवाल पूछा गया। सर्वे में 27% लोगों ने स्थिर सरकार में तेज निर्णय होते हैं, वहीं 21% लोगों ने पड़ोसी देशों में संकट की बात कही। इसके अलावा 17% लोगों को बिखरे हुए विपक्ष पर भरोसा कम है। 15% लोगों ने वैश्विक हालात को देखते हुए देश में राजनीतिक स्थिरता की बात कही है। वहीं आप दर्शक भी अगर इस सर्वे के नतीजों से खुश हैं और मानते हैं कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला सकती है तो कमेंट में यस और पीएम मोदी जरूर लिखें ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव पूरे हो गए हैं। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि बीजेपी ने तीनों पदों पर जीत हासिल कर ली है। इस बार वोटिंग बैलेट पेपर की जगह हाथ उठाकर कराई गई। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई। मेयर पद के लिए बीजेपी के सौरभ जोशी को 18 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के योगेश ढींगरा को 11, जबकि कांग्रेस की गुरप्रीत सिंह गब्बी को 7 वोट प्राप्त हुए। इस तरह सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नए मेयर चुने गए। जीत के बाद वो भावुक भी नजर आए और अपने पिता की तस्वीर साथ लेकर पहुंचे। मेयर चुनाव के बाद कांग्रेस के पार्षद और सांसद मनीष तिवारी सदन छोड़कर चले गए, जिससे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में कांग्रेस को कोई वोट नहीं मिल सका। सीनियर डिप्टी मेयर पद पर भाजपा के जसमनजीत सिंह को 18 वोट मिले, जबकि आपके मुनव्वर खान को 11 वोट मिले। वहीं डिप्टी मेयर पद पर भाजपा की सुमन शर्मा ने 18 वोट पाकर जीत दर्ज की। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार यानी कि 29 जनवरी 2026 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। यह सर्वे बजट से पहले आता है और पिछले वित्त वर्ष की आर्थिक स्थिति का पूरा लेखा जोखा पेश करता है। सर्वे में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% के दायरे में रहने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे में मजबूत घरेलू मांग को ग्रोथ का मुख्य आधार बताया गया। ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे कृषि प्रदर्शन और शहरी क्षेत्र में टैक्स राहत से बड़ी डिस्पोजेबल इनकम के कारण खपत में सुधार दिख रहा है। कम महंगाई, स्थिर रोजगार और बढ़ती क्रय शक्ति से अर्थव्यवस्था में ब्रॉड बेस्ड डिमांड मोमेंटम बना हुआ है। वहीं वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 85 सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। इस धारा के तहत कहा गया है कि जिन मामलों पर वक्फ न्यायाधिकरण को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है उन मामलों में सिविल अदालतें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। लंबे समय से इस धारा की व्याख्या को लेकर विवाद रहा है। कई मामलों में ये तर्क दिया गया कि वक्फ से जुड़े किसी भी विवाद में सिविल अदालत का अधिकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने अब एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हबीब अलादीन बनाम मोहम्मद अहमद मामले में बुधवार को निर्णय देते हुए कहा कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 85 के तहत सिविल अदालतों का अधिकार क्षेत्र अपने आप समाप्त नहीं हो जाता।
जस्टिस विनोद चंद्रन और संजय कुमार की पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि धारा 85 कोई पूर्ण और सर्वव्यापी रोक नहीं लगाती। वहीं विकसित भारत जी राम जी कानून का कांग्रेस जमकर विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बजट सत्र के अभिभाषण पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वीबी जी राम जी अधिनियम के तहत 125 दिनों के रोजगार के वादे को एक छलावा बताया है। चिदम्बरम का कहना है कि ये गारंटी नहीं बल्कि एक भ्रम है। दर्शकों, कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी वीबी जी राम जी के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें लोगों का साथ नहीं मिल रहा, जिससे कांग्रेस का ये मुद्दा भी फ्लॉप हो गया है। यूजीसी एक्ट 2026 के खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लोग इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। खास तौर पर सवर्ण समाज के लोग इस कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिलाया है कि नियमों का इस्तेमाल किसी के साथ भेदभाव करने के लिए नहीं किया जाएगा और उनके गलत इस्तेमाल को सख्ती से रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सरकार और संबंधित संस्थानों दोनों की जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि नियमों को निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए और उनका गलत फायदा न उठाया जाए। वहीं दूसरी तरफ ये मामला कोर्ट में भी पहुंच गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के 23 जनवरी को जारी किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियमों पर रोक लगा दी है। कई याचिकाकर्ताओं ने नियमों को मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान और यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ बताया है। ये फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने इन नियमों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये नियम समानता के सिद्धांत के खिलाफ हैं और कुछ समूहों को बाहर कर सकते हैं। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि ये नियम यूजीसी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से फिलहाल इन नियमों को लागू होने से रोक दिया गया है। अब इस मामले पर आगे सुनवाई होगी और कोर्ट तय करेगा कि ये नियम मान्य हैं या नहीं। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 29 जनवरी 2026 को यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि नए नियमों के गलत इस्तेमाल की आशंका है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योतिर्मला बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि ये नए नियम साफ नहीं हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए कोर्ट ने नियमों पर तुरंत रोक लगा दी है। टॉप कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 2012 में जो नियम थे वही अब फिर से लागू होंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। देश के शीर्ष अदालत ने नियमों में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस बागची ने यह कहा कि रेगुलेशन में इस्तेमाल किए गए शब्दों में ऐसा लगता है कि इनका दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम समाज में एक निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला माहौल बनाना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि जब पहले से ही 3E मौजूद है तो फिर 2C की क्या जरूरत पड़ जाती है। ये सवाल नियमों की प्रासंगिकता पर उठाया गया था। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में दलील दी है कि वो यूजीसी एक्ट की धारा 3C को चुनौती दे रहे हैं और इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये धारा सिर्फ एक धारणा पर आधारित है कि सामान्य श्रेणी के छात्र भेदभाव करते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर कहा कि कोर्ट केवल इन प्रावधानों की कानूनी वैधता और संवैधानिकता की जांच कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है और समिति का गठन करने को कहा है। साथ ही यूजीसी को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। एससी ने 19 मार्च तक जवाब देने को कहा है। दर्शकों, कांग्रेस के सीनियर लीडर और सांसद शशि थरूर के पार्टी नेतृत्व से नाराज होने की खबरों ने केरल कांग्रेस के आंतरिक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। खबरों के मुताबिक कोची में हाल ही में आयोजित पार्टी की भव्य महापंचायत के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के व्यवहार से थरूर खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राहुल गांधी ने किया था और मंच पर मौजूद कई नेताओं के नाम लेते हुए उन्होंने भाषण की शुरुआत की थी, लेकिन थरूर का नाम तक नहीं लिया। इतना ही नहीं, पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने उनसे औपचारिक अभिवादन भी नहीं किया। वहीं हाल ही में केरल विधानसभा चुनाव से संबंधित कांग्रेस की एक बड़ी बैठक में शामिल नहीं होने के शशि थरूर के फैसले को लेकर पार्टी नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने उन पर जोरदार हमला किया था। संदीप दीक्षित ने थरूर को न सिर्फ बैठक के लिए अप्रासंगिक बताया, बल्कि ये कहकर भी बड़ा हमला बोल दिया था कि बैठक में सिर्फ बड़े और मजबूत नेता ही आ रहे हैं। उन्होंने थरूर का नाम बिना लिए ही कहा था कि वो बैठक में
आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब थरूर ने हाल ही में पार्टी के भीतर कुछ मुद्दों को लेकर चिंता जताई थी। शशि थरूर ने पत्रकारों से कहा था कि वे संसद जा रहे हैं और जब मुलाकात होगी तो वो सूचित करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने पार्टी नेताओं से मिलना कोई असामान्य बात नहीं है। सूत्रों के अनुसार थरूर की ये मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय में हुई है और यह आधे घंटे से अधिक समय तक चली। इस मुलाकात में राजनीतिक गलियारों में काफी ध्यान खींचा है क्योंकि थरूर ने हाल ही में पार्टी के भीतर कुछ मुद्दों का जिक्र किया था जिन्हें वो नेतृत्व के साथ उठाना चाहते थे। हालांकि उन्होंने हमेशा ये कहा है कि इन मुद्दों को सार्वजनिक रूप से नहीं बल्कि पार्टी के भीतर सुलझाया जाना चाहिए। वहीं इससे पहले 24 जनवरी को शशि थरूर ने कहा था कि कांग्रेस में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उन्हें पार्टी नेतृत्व के साथ उठाना है। उन्होंने जोर देकर कहा था कि उन्होंने कभी भी संसद में पार्टी के तय रुख का उल्लंघन नहीं किया है। थरूर ने कहा था कि मैं बस इतना कह सकता हूं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें मुझे अपनी पार्टी नेतृत्व के साथ उठाना है, ना कि किसी सार्वजनिक मंच पर। मैं संसद के लिए दिल्ली जाऊंगा और मुझे मौका मिलेगा। मेरा मानना है कि मैं अपनी चिंताओं को पार्टी नेतृत्व के सामने बहुत स्पष्ट रूप से रख सकूं और उनका दृष्टिकोण जान सकूं, एक उचित बातचीत कर सकूं। शशि थरूर ने पार्टी के साथ अपने लंबे जुड़ाव पर भी जोर दिया था। थरूर ने कहा था कि मैं पिछले 17 सालों से कांग्रेस में हूं। जहां तक मेरा सवाल है, जो कुछ भी गलत हुआ है उसे ठीक किया जाना चाहिए और इसे एक उचित मंच पर ठीक किया जाएगा। उस समय शशि थरूर ने यह भी बताया था कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व को एक पार्टी बैठक में शामिल न हो पाने की अपनी असमर्थता के बारे में भी सूचित कर दिया था। उन्होंने यात्रा के कारण ऐसा करने में असमर्थता जताई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके बारे में कुछ खबरें सच हो सकती हैं और कुछ गलत। उन्होंने कोची में एक पार्टी कार्यक्रम में अनुचित व्यवहार के आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। दर्शकों, शशि थरूर कई बार पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर सवाल उठा चुके हैं, खासकर केरल कांग्रेस को लेकर। वो केरल में पार्टी के नेतृत्व संकट का भी मुद्दा उठा चुके हैं और इन बातों को लेकर राहुल गांधी से भी मिल चुके हैं। वहीं कांग्रेस से उनके विवाद बढ़ने की एक वजह केंद्र से लेकर केरल तक में एनडीए सरकार की नीतियों की उनकी ओर से की जाने वाली तारीफें हैं। यूक्रेन रूस युद्ध हो या फिर कोविड वैक्सीन या फिर ऑपरेशन सिंदूर, ऐसे हर विषय पर शशि थरूर ने खुलकर मोदी सरकार की सराहना की है, जिससे पार्टी उनसे दूरी बनाती रहती है। दर्शकों, वोट चोरी का मुद्दा फ्लॉप होने के बाद अब राहुल गांधी और कांग्रेस मनरेगा के मुद्दे पर शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी कांग्रेस को लोगों का साथ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि पहले मनरेगा का मकसद मजदूरों को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिन की गारंटी वाला काम देकर रोजी रोटी की सुरक्षा बढ़ाना था। लेकिन अब विकसित भारत जी राम जी कानून के जरिए मजदूरों को 125 दिन की गारंटी वाला रोजगार प्राप्त होता रहेगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग इस कानून को लेकर जनता बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हाल ही में इस कानून के खिलाफ बोलते हुए राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसको लेकर अब बवाल मच गया है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मनरेगा की जगह लाए गए जी राम जी गारंटी स्कीम का विरोध करने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने ये कहा था कि उन्हें इस कानून का नाम ही नहीं पता। राहुल गांधी ने मनरेगा पर फोकस करने वाले एक इवेंट में कहा था कि मुझे नहीं पता ग्राम जी क्या है। दर्शकों, इस कानून का नाम है VBG राम जी, लेकिन राहुल गांधी ने VB ग्राम जी कहा था। वहीं एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने लिखा था कि VB ग्राम जी जुमला है, गरीबों के हक पर हमला है। राहुल ने गरीबों से अपील की कि वो इस नए बिल के विरोध में एकजुट हो। वहीं इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि राहुल गांधी की टिप्पणियों ने कांग्रेस के हिंदू विरोधी मानसिकता को बेनकाब कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी भगवान राम का नाम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए इस कानून को VBG राम जी की जगह VB ग्राम जी बोल रहे हैं। वहीं अब बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई। उन्होंने अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिफेंस से लेकर ट्रेड तक भारत की तरक्की के बारे में विस्तार से सब कुछ बताया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि साल 2026 के साथ हमारा देश इस सदी के दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है। भारत के लिए सदी के पहले 25 साल कई सफलताओं, गर्व भरी उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों से भरे रहे हैं। पिछले 10 से 11 सालों में भारत ने हर सेक्टर में अपनी नींव मजबूत की है।
ये साल विकसित भारत की हमारी यात्रा के लिए एक बड़ा आधार है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब विपक्ष ने बीच अभिभाषण में ही नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत जी राम जी कानून का भी जिक्र किया। इस दौरान विपक्षी पार्टियां भड़क गई और नारेबाजी करने लगी। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। राष्ट्रपति के इतना कहते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जब विपक्ष नारेबाजी कर रहा था तब एनडीए समर्थकों ने मेज थपथपाकर अभिभाषण और जी राम जी कानून का समर्थन किया। विपक्षी सांसद इस दौरान वापस लो ये कानून वापस लो जैसे नारे लगाते रहे। हालांकि कुछ मिनटों तक नारेबाजी करने के बाद विपक्षी सांसद शांत हो गए और राष्ट्रपति का अभिभाषण जारी रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत ग्राम कानून बनाया गया है। इस नए सुधार से गांवों में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। जैसे ही एनडीए बीजेपी सांसदों ने तारीफ में बेंचें थपथपाई, विपक्षी सांसद खड़े हो गए और कानून वापस लेने की मांग करते हुए विरोध उन्होंने जताया। दर्शकों, विकसित भारत जी राम जी कानून को राहुल गांधी वीबी ग्राम जी बोलकर संबोधन कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कानून को विकसित भारत जी राम जी के नाम से संबोधित किया और ये बता दिया कि इस कानून का सही नाम क्या है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के वक्त जिस तरह विपक्ष और कांग्रेस के लोगों ने हंगामा किया, देश उन्हें माफ नहीं करेगा। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें